हाँ जी दोस्तों, तो आप सभी का स्वागत है जी आज के व्लॉग में। तो आज हम काफ़ी स्पेशल स्टेट में खड़े हैं। इस स्टेट का नाम है जी व्योमिंग। तो इस स्टेट की स्पेशलिटी ये है कि ये स्टेट में पहले तो सबसे कम पॉपुलेशन है यूएसए की। दूसरी बात, ये विंडिएस्ट स्टेट ऑफ द यूएसए है, मतलब सबसे ज़्यादा हवा, मैं ऐसे नहीं कह रहा कि तेज़ हवा कहाँ रिकॉर्ड हुई है, लेकिन सबसे ज़्यादा हवा इस स्टेट में चलती रहती है। मैं दिखाता हूँ कारण उसका। देख रहे हो दूर दूर तक खुला मैदान, प्लेन्स हैं और छोटे पहाड़ हैं जिनसे हवा उतर कर आती है और इतनी तेज़ आती है कि ट्रक को भी पलटा सकती है। तो इतनी तेज़ हवा चलती है यहाँ पे। तो काफ़ी आईएटी के ऊपर काफ़ी एक्सीडेंट्स होते रहते हैं नॉर्मली व्योमिंग में, जहाँ की ट्रक्स इधर उधर पलट जाते हैं। तो जी हम अपना सफ़र यहीं से स्टार्ट करने लगे हैं। जिन्होंने पिछला व्लॉग देखा होगा उन्हें पता होगा कि मैंने पिछला व्लॉग यहीं पे एंड किया था। तो यहाँ इधर हवा का ज़ोर ज़्यादा है, इधर आ चुका हूँ मैं। तो जी हमने यहीं पे व्लॉग एंड किया था, तो यहीं से ये वाला स्टार्ट करते हैं और आपको कैलगरी और उसके बाद फिर विनिपेग लेके चलते हैं। उम्मीद करते हैं आपको ये वाला व्लॉग अच्छा लगेगा। आपको अब लेके चलते हैं सफ़र पर। ऐसे एरिया आते हैं व्योमिंग में। देखो इधर इतना सा एरिया है, इतने घर हैं, इसके बिना कुछ नहीं है। और ये मुझे 100 किलोमीटर बाद आया है ऐसा एरिया। तो शॉप्स वगैरह तो बहुत दूर की बात है। यहाँ पे पीछे 2-4 घर और बने हुए थे, उसके लिए एग्जिट दे रखा है, लेकिन आगे मुझे दिख रहे हैं थोड़े बहुत घर, शहर कोई गाँव ना हो आगे। बाकी यार पता क्या, लोगों ने अपने फार्मों में घर बना रखे हैं, अपनी फैमिली के सारे चाचे ताया सब अपने रेंचिस पे ही रहते हैं यहाँ पे। तो इधर ऐसे छोटे मोटे पहाड़ बने हुए हैं और पेड़ नहीं है जी यहाँ पे ज़्यादा। पेड़ वैलीज़ में हैं, वैलीज़ होते हैं जो पहाड़ों के बीच का एरिया होता है, वहाँ पेड़ होते हैं, लेकिन ऊपर आपको कोई पेड़ नहीं दिखेगा। देखो इधर एक ही है बस जो है, वो भी हवा से बचा हुआ है, क्योंकि हवा किसी भी पेड़ को होने नहीं देती, उखाड़ के फेंक देती है। हवा काफ़ी तेज़ चलती है यहाँ पे, 80 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से तो नॉर्मली चलती रहती है कई बार समर्स में। तो जी जो भी खेती होती है ऐसे पानी इससे लगाया जाता है, जो ये सिस्टम लगा हुआ है खेत में। तो जो खेती की जाती है खुद पानी लगा कर दी जाती है, नेचुरली बारिश की हेल्प से कोई खेती नहीं होती यहाँ पे। तो जी ये है व्योमिंग का कोई मॉन्यूमेंट जो बता रहा है कि यहाँ पे 3-4 लोग मरे थे और जो कि यहाँ के नेटिव इंडियंस हैं उन्होंने उन लोगों को मारा था। तो यहाँ पे उनका मॉन्यूमेंट ये बना रखा है कि 4 माइल्स यहाँ से आगे भी बना रखा है। तो हम रुके हैं खुली पार्किंग पे। यहाँ रेस्ट एरिया नहीं है व्योमिंग में, गरीब हैं थोड़े से ये बेचारे, इन्होंने रेस्ट एरिया नहीं बना रखे। तो इन्होंने कनाडा जैसे खुली पार्किंग बना रखी है, जैसे कनाडा में खुली पार्किंग मिलती है। इधर पहाड़ हैं छोटे मोटे, ज़्यादा बड़े पहाड़ नहीं हैं, लेकिन ये भी सारा वैसे का वैसा ही है। मुझे ये वहम था कि व्योमिंग शायद खेतीबाड़ी की मेजर स्टेट होगी, लेकिन मुझे अब पता लगा है कि यहाँ पे तो सिर्फ अगर खेती होती है तो विंड मिल्स की होती है या फिर घास की होती है। बस विंड मिल से एनर्जी लेते हैं, ये बिजली बेचते हैं किसी और स्टेट को, और बाकी यहाँ पे घास है जो गाय चरती है। बाद में आपको पता ही, जो मैंने पहले बताता हूँ हर ब्लॉग में, गाय का मीट यूज़ करते हैं ये खाने के लिए, या फिर घोड़ों का मीट यूज़ करते हैं खाने के लिए। यही चीज़ है जी इनके पास, और कोई इनकम का साधन नहीं है। कोई खेती नहीं कर सकते, अगर करते भी हैं थोड़ी बहुत एरिया होता है, वो भी जितना कि ये फुवारे से पानी दे सकते हैं, स्प्रिंकलर सिस्टम से पानी दे सकते हैं, उतनी करते हैं, बहुत कम करते हैं खेती। लेकिन यहाँ पे इनकम टैक्स 0% है यहाँ भी और मंटाना में। तो इनकम टैक्स नहीं है यहाँ पे, लोग टैक्स फ्री रहते हैं। स्टेट के पास पता नहीं कहाँ से पैसा आता है, मुझे लगता है फेडरल फंडिंग आती होगी इनके पास। बाकी और तो कोई चीज़ है नहीं यार व्योमिंग में, बस बिना हवा, ग्रासलैंड और विंड मिल्स के यहाँ पे आपको कुछ नहीं देखने को मिलता। हम आ चुके हैं कैस्पर व्योमिंग में। छोटा सा टाउन है, यहाँ के लोगों की जो मेन जॉब है वो तेल निकालना ही है। व्योमिंग स्टेट में भी काफ़ी तेल निकलता है, क्रूड ऑयल कहते हैं, जैसे कि टेक्सास में निकल रहा था पिछले व्लॉग में देखा होगा आपने, या ओक्लाहोमा में निकल रहा था पिछले व्लॉग में, वो भी आपको मैंने दिखाया था, न्यू मैक्सिको में भी दिखाया था। तो वैसी चीज़ है जी ये। तो यहाँ भी कच्चा तेल निकलता है। कुआँ मुझे कोई मिला नहीं है, साथ में नज़दीक नहीं मिला जिसकी मैं वीडियो शूट कर सकूँ, लेकिन मैंने जितनी रिसर्च की है यही है। और इसके नज़दीक ही नेशनल पार्क भी स्टार्ट हो जाती है, येलोस्टोन नेशनल पार्क, जो कि यूएसए की सबसे बड़ी नेशनल पार्क है। जो नेशनल पार्क है ना येलोस्टोन, ये यूएसए की सबसे बड़ी नेशनल पार्क है। लेकिन एक और चीज़ है जो इससे ज़्यादा बड़ी है और ख़तरनाक है, वो है जी वॉल्केनो, जो कि इस नेशनल पार्क के नीचे आता है और व्योमिंग स्टेट में आता है वो वॉल्केनो।
अगर वो वॉल्केनो एरप्ट हो गया ना, पूरा यूएसए और कनाडा ख़त्म कर देगा। इतना बड़ा वॉल्केनो है, आधे से ज़्यादा दुनिया को ख़त्म कर देगा। कभी मर्जी रिसर्च करके देख लेना उस वॉल्केनो के बारे में, येलोस्टोन वॉल्केनो भर लेना, आपको आइडिया हो जाएगा कितना ख़तरनाक है। और वो हर 7 लाख साल के बाद एरप्ट होता है तकरीबन। अगर वो एरप्ट हो गया तो सब ख़त्म है जी, यहाँ पे सब कुछ ख़त्म है, कुछ नहीं बचेगा यहाँ पे। और पिछली बार जो एरप्ट हुआ था मुझे लगता है 1.5 लाख साल पहले हुआ था, जहाँ तक मुझे याद है। मैंने डॉक्यूमेंट्री देखी थी उसके ऊपर। तो अभी तो काफ़ी साल पड़े हैं, सेफ़ है अभी यूएसए। लेकिन जिस दिन वो एरप्ट हो गया ना, दुनिया को ख़त्म कर देगा। वो बता देगा कि मैं एक वॉल्केनो हूँ, जो कि नेशनल पार्क के नीचे डाउन अंडरग्राउंड वॉल्केनो है वो। तो कब मर्जी रिसर्च करके देखना, आपको बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट्स देखने को मिलेंगे उसके बारे में। मैं जी इस टाइम खड़ा हूँ 600 मीटर की ऊंचाई के ऊपर। काफ़ी अच्छा स्पॉट है, कैमरा घुमा के दिखाता हूँ मैं आपको अच्छे से, अगर दिख जाए तो। पहले तो ये लैंडस्केप देखो, कितना वेरिएबल लैंडस्केप और कितना सुंदर लैंडस्केप है। ड्रोन शॉट ज़रूर लूँगा मैं इसके। और इधर देखो पूरा सामने प्लेन एरिया हमारे नीचे, उधर दूर एक पहाड़ है बहुत ऊंचा, उसके ऊपर बर्फ़ पड़ी हुई है। और इधर देखो पत्थर से कितना बढ़िया बना हुआ है। ये गाय भैंस का फूस पड़ा है यहाँ पे। ठीक है जी, सच में बहुत सुंदर जगह है यार व्योमिंग में। इसीलिए लोग, मैंने सोचा कि पता नहीं क्या इतना खास होगा स्टेट में, तो इसलिए लोग यहाँ पे इतनी दूर दूर से घूमने के लिए आते हैं इसे देख कर। वाह जी वाह, सच में मज़ा आ गया देख के यार। यहाँ के सुबह के 6:30 हो चुके हैं, विनीपेग 7:30 हो चुके हैं। तो अभी दिन निकला है, तो मैं सुबह के 4 बजे का ट्रक चला रहा हूँ, क्योंकि मैंने दोपहर को 2 बजे डिलीवरी करनी है। तो रात क्या हुआ यार, रात पिछले 2-3 दिन से मेरी सेहत ठीक नहीं चल रही थी। तो रात मुझे काफ़ी ज़्यादा बुखार सा फील हुआ, तो मैं जल्दी रुक गया था। मैंने सोचा कि जल्दी उठ के ट्रक चला लेंगे। तो जी अभी सुबह 4 बजे उठा था ट्रक चलाने के लिए, अभी ड्राइव कर रहा हूँ। लेकिन मुझे लग रहा है कि मैं लेट हो जाऊँगा अपॉइंटमेंट के लिए। अपॉइंटमेंट 2 बजे किया, तो मुझे तकरीबन 3 बज जाएंगे। मैंने उठ के चलाना था 3 बजे, तो 1 घंटा लेट हो गया यार। मैं उठा ही नहीं पाया, मतलब अलार्म मैंने सुना लेकिन दोबारा से फिर सो गया। तो कभी कभी हो जाता है, क्योंकि मेरे 2-4 दिन से मेरी सेहत ठीक नहीं चल रही। लास्ट व्लॉग में मैंने आपको बताया था कि बुखार काफ़ी रह रहा था मुझे। चलो वो अलग बात है। अब ऐसा है कि कैलगरी यहाँ से मुझे रह चुका है 700 किलोमीटर, और बॉर्डर यहाँ से रह चुका है मुझे 400 किलोमीटर। तो जल्दी से जल्दी मैं बॉर्डर तक पहुँचने की कोशिश कर रहा हूँ। और तेल डलवाना है अभी रास्ते में एक बार मैंने यूएसए से। उसके बाद हम कैलगरी जाएंगे, डिलीवरी करेंगे। फिर उसके बाद अगला लोड उठाना है सस्काटून के लिए, उसके बाद फिर जाना है विनीपेग। तो जी हम आ चुके हैं मंटाना स्टेट में, यूएसए की। मंटाना स्टेट वो स्टेट है जी जहाँ पे 0% इनकम टैक्स है, 0% ही सेल्स टैक्स है। अगर एप्पल का अगर फ़ोन लॉन्च होता है उसका प्राइस 1399 है, तो यहाँ भी 1399 का ही बिकेगा। वो उसके ऊपर कोई टैक्स अलग से नहीं लगता कोई भी। तो ये हिसाब है जी। अगर कोई चीज़ इलेक्ट्रॉनिक मुझे ख़रीदनी होती है तो मैं कोशिश करता हूँ कि मैं मंटाना से ख़रीदूँ। तो मंटाना सेम ही है जी व्योमिंग के साथ, लेकिन मंटाना में खेती होती है, बहुत बड़ी पैमाने पे खेती होती है। यहाँ पे खेती बहुत करते हैं लोग, और रेंचेस थोड़ी सी कम है लेकिन खेती ज़्यादा है। फार्मलैंड ज़्यादा मिलेगा आपको मंटाना में। रेंचेस भी हैं, मशहूर रेंचेस मंटाना की हैं बहुत सारी, लेकिन फार्मलैंड ज़्यादा है यहाँ पे। ठीक है जी, ये हिसाब है। इधर दूर पहाड़ दिख रहे हैं मुझे, या और बर्फ़ से लदे हुए पहाड़ भी हैं, लेकिन बहुत थोड़े थोड़े से दिख रहे हैं। वो बड़े पहाड़ हैं, पीछे रहते हैं छोटे पहाड़ों के। तो जी हम जा रहे हैं सिंगल रास्ते के ऊपर। इधर भी पहाड़ है और इधर भी पहाड़ है छोटे, और बीच में रास्ता जा रहा है, और साइड में एक कैनाल चल रही है पानी की, रेलवे ट्रैक है, और इधर एक फार्म है छोटा सा। बहुत सुंदर व्यू है। इधर का एरिया आप देख सकते हो कैसा है। चढ़ाई चढ़ रहे हैं, अब थोड़ी सी वैली में से निकल के आए हैं एक में से।
ट्रक की स्पीड आ चुकी है पूरे 40 किलोमीटर पर आवर के ऊपर, और सांस छोड़ देता है 40 के बाद। तो ये मतलब इसका क्रूज़ बंद हो जाता है ऑटोमेटिकली, पता नहीं क्या हिसाब है। या तो फिर ये चेक इंजन की जो लाइट है इसकी वजह से हो रहा है, बाकी चेक कराना पड़ेगा। पूरा मर जाता है भाई चढ़ाई पे चढ़ता हुआ, इसमें जान नहीं है ट्रक में इतनी। या फिर चेक इंजन कारण है इसका, ये भी चेक करवाना पड़ेगा मुझे। वापस जाएंगे, मैंने आपको बताया था पिछले व्लॉग में कि ये दिखाना मैंने साइन वापस जाके। तो जी दोस्तों, हम आ चुके हैं बॉर्डर पर, और बॉर्डर पर देखते हैं ऑफिसर क्या क्या सवाल पूछते हैं हमसे आज, और क्या क्या जवाब हमें देने पड़ते हैं। हाय सर। Winnipeg. 7 days, sir. I crossed on 22nd of January. Where did y'all go? Where did you deliver? Yes, sir. I delivered to Laredo, Texas. Picked up from Far, Texas, and came here, Calgary. Where do you all? Brooklyn, sir. Next time, turn your reefer off, okay? Sorry about that. Sure. बच गए हैं, बस मैं यही कहूँगा कि बच गए हैं। उसकी पूरी आँख थी मुझे इंस्पेक्शन के लिए निकालने के लिए। पता नहीं उसका दिमाग क्यों चेंज हुआ बाद में, लेकिन उसकी आंख बता रही थी कि वो चाहता है कि मुझे इंस्पेक्शन के लिए निकाले, लेकिन उसने निकाला नहीं। रीज़न मुझे नहीं पता भी क्यों नहीं निकाला, लेकिन बच गए भाई, सच में बच गए। क्योंकि यार ये निकाल लेता ना, बहुत टाइम ख़राब होना था, कम से कम ज़्यादा नहीं तो आधा घंटा पक्का था जो ख़राब होना था मेरा। तो जी ऐसा है कि इंस्पेक्शन से बचकर अब हम कैलगरी की तरफ बढ़ रहे हैं। कैलगरी यहाँ से 300 किलोमीटर रह चुका है। हम 2:30 बजे के अराउंड वहाँ पहुँच जाएंगे। 2 बजे की हमारी अपॉइंटमेंट थी, तो मैंने कंपनी को पहले ही बता दिया था कि मैं 3 बजे के अराउंड पहुँचूँगा, क्योंकि रास्ते में 2-3 गांव आते हैं तो स्पीड स्लो हो जाती है, तो इसीलिए मैं टाइम ज़्यादा ही बताता हूँ कंपनी को। तो 2:30 बजे के अराउंड पहुँचेंगे हम, देखते हैं कब पहुँचते हैं और डिलीवरी टाइम से होती है या नहीं होती, वो अभी मुझे पक्का नहीं पता। अब मिलते हैं आपको कैलगरी में सीधा। चुके हैं जी लेथब्रिज शहर में। ये जी अल्बर्टा का काफ़ी मशहूर शहर है। अल्बर्टा में 3 मशहूर शहर हैं, लेथब्रिज, कैलगरी और एडमंटन। तो अल्बर्टा स्टेट में, या प्रोविंस लगा लो, स्टेट लगा लो, प्रोविंस कहते हैं कनाडा में, तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा तेल निकलता है कनाडा में। तो कनाडा की जो अल्बर्टा प्रोविंस है सबसे ज़्यादा तेल निकालती है, और कनाडा शायद दुनिया का 3rd मेजर देश है जिसके पास सबसे ज़्यादा तेल है। 3rd या 4th ऐसा ही है, मुझे लगता है कि 4th है शायद। तो सबसे ज़्यादा कच्चा तेल कनाडा के पास 4th नंबर पर है पूरी दुनिया में। USA के पास 9th नंबर पे है शायद। तो इतना तेल है जी कनाडा के पास, और अल्बर्टा उसका सबसे ज़्यादा मेजर प्रोड्यूसर है। सामने मुझे बैंफ के पहाड़ दिख रहे हैं, बैंफ अल्बर्टा के पहाड़। तो बहुत सुंदर पहाड़ हैं यार देखने के लिए। मैं काफ़ी बार गया हूँ, लेकिन ट्रक लेके गया हूँ, ठीक है जी। पर्सनली मैं कभी नहीं गया, सिर्फ एक बार गया था पर्सनली। काफ़ी टाइम हो गया मुझे गए हुए, 3-4 साल हो गए, लेकिन ट्रक लेके बहुत जाता हूँ मैं इस एरिया के ऊपर। तो बढ़िया एरिया है देखने के लिए, बहुत सुंदर है, घूमने के लिए बहुत सुंदर है। यहाँ पे बॉलीवुड की काफ़ी मूवीज़ भी शूट हुई हैं, और बर्फ़ है इसके ऊपर, अभी बर्फ़ पड़ी हुई है पहाड़ों पे, हौले हौले करके मेल्ट हो जाएगी। ये थोड़ी बहुत मेल्ट हो भी जाती है, लेकिन ज़्यादातर टॉप्स के ऊपर बर्फ़ रहती है, क्योंकि जितनी आप ऊपर चले जाते हो उतना टेम्परेचर माइनस में जाता रहता है। तो जी हम आ चुके हैं कैलगरी में। ट्रक यहाँ बैग लगा दिया हमने, डोर अभी क्लोज्ड हैं। वो कह रहे हैं कि आके हमें खुद बताएंगे कब डोर्स खोल लें, सील वगैरह चेक करेंगे, उसके बाद हम डोर खोल सकते हैं। अभी कह रहे हैं 45 मिनट लगेंगे डोर खुलवाने को। तो जी काफ़ी लंबा संघर्ष होने वाला है ये, और अगली जो पिकअप है हमारी वो मिस हो जाएगी, मुझे लगता है आज वो पिक नहीं हो पाएगी, वो कल सुबह करेंगे। वो कैलगरी से बाहर थी, तो जाते हैं उसकी तरफ, पहले ये अनलोडिंग कर लें, उसके बाद वहीं पे जाके स्लीप डालूंगा मैं। हमारी डिलीवरी गई थी हो
2 घंटे लगा दिए उन्होंने डिलीवरी को। उसके बाद मैं जल्दी जल्दी लोड पिक करने आया था। ये कह रहे थे कि अगर आप 6 बजे तक पहुंच जाओगे तो आपको लोड कर देंगे। तो मैं 6:02 पे यहाँ पे पहुंच गया था लोडिंग के लिए। अभी देखो डॉक पे लगाया हुआ है ट्रक, इधर भाई एक और लोड करवा रहा है। इसका ये मेरे से पहले लोड करवा रहा था, इसके बाद मेरी बारी आएगी। अभी मैं क्या कर रहा था, अभी मैं आपके लिए प्रिपेयर कर रहा था व्लॉग नेक्स्ट, जो कि ये वाला है। एडिटिंग चल रही है इसकी। आपका भाई 3 काम करता है। पहला तो व्लॉग एडिटिंग, दूसरा ट्रक ड्राइविंग, तीसरा दिखाते हैं, तीसरा भी दिखाई देते हैं आपको। फिर आप बोलोगे दिखाया नहीं। ये है जी तीसरा काम हमारा, ट्रेडिंग का। तो आजकल पूरा कमाल का चल रहा है ट्रेडिंग, क्योंकि ट्रंप ने अटैक किया है ईरान के ऊपर, तो वो सारा हिसाब किताब चल रहा है। तो जी यहाँ बज चुके हैं 8 और विनीपेग में बज चुके हैं सुबह के 9। तो ड्राइव करते हुए मुझे तकरीबन 1.5 घंटा हो चुका है। हमें 450 किलोमीटर लोकेशन रह चुकी है। 2 बजे के अराउंड पहुँच जाएंगे हम। तो यहाँ बर्फ़ ही बर्फ़ हुई पड़ी है जी रास्ते में। अभी 450 किलोमीटर पड़ा है। तो तूफ़ान आया था मुझे लगता है यहाँ 3-4 दिन पहले, कोई स्टॉर्म था, तो उसी से इतनी बर्फ़ पड़ी है। तो दिखाते हैं आपको आगे का रास्ता और चलते हैं सस्काटून की तरफ। सिंगल रोड का रास्ता है जी हमारा सारे का सारा। अभी 500 किलोमीटर का एरिया जितना भी रह चुका है, 450 किलोमीटर के राउंड रह चुका है। मैंने आगे का रास्ता सस्काटून का डाल रखा है एड्रेस। मेरी डिलीवरी थोड़ी सी पीछे ही है, तो आराम से जाएंगे, कोई जल्दी नहीं करनी। 2 बजे की डिलीवरी है, 2 बजे के राउंड ही पहुंच जाएंगे हम, उससे ज़्यादा लेट नहीं होंगे। तो डिलीवरी करके उसके बाद विनीपेग की तरफ। लेकिन इधर देखो आप, खुले खेत ही खेत है जी, बस खेत हैं और कुछ नहीं है बिना खेतों के। और अल्बर्टा में है तो आपको पता ही है कि तेल के कुएँ भी आते हैं रास्ते में। तो चलते हैं अपने सफ़र की तरफ बढ़ते हैं। अल्बर्टा के इस रास्ते के ऊपर मैं पहली बार आया हूँ, 27 नंबर हाईवे के ऊपर। बहुत सुंदर रास्ता है यार, सच में बहुत सुंदर रास्ता। मैं पहले कभी आया नहीं इस रास्ते के ऊपर, लेकिन मुझे बहुत सुंदर लगा यार। मतलब दोनों तरफ पहाड़ियाँ हैं, आपको बीच में से वैली में से रास्ता जाता है। चढ़ाई चढ़ रहे हैं जी 7% की। तो ट्रक की पूरी जान निकल चुकी है, 20 की स्पीड पे चल रहा है अभी, और 6ठे गियर में है। 12 गियर होते हैं इसमें। तो ये एक आएगा पीटरबर्ट, ये देखना, ये देखो जा रहा है ना पूरा तेज़। ये एम्प्टी है, लेकिन हमारे वाले का IPM नहीं काम कर रहा, तो इसे पता नहीं है कितना डीजल उठाना है कितना नहीं डीजल उठाना, तो इसीलिए बहुत स्लो चल रहा है यहाँ पे। ऐसे लग रहा है जैसे जोक की स्पीड पे चल रहे हो। अरे यार साइकिल वाला आगे निकल जाए मेरे से यहाँ। ये है जी क्लास का ट्रैक्टर। तो जी अभी आपने जो ट्रैक्टर देखा वो क्लास कंपनी का था। ये क्लास कंपनी की कंबाइंस खड़ी हैं। तो ट्रैक्टर वो बहुत महंगा और ये कंबाइन भी बहुत महंगी है। कम से कम ट्रैक्टर वो $1.5 मिलियन का होगा कनेडियन का, और हॉर्स पावर उसकी 700 से लेके 900 हॉर्स पावर तक होती है। तो काफ़ी बढ़िया ट्रैक्टर है, शानदार चीज़ बना रखी है। ये निकल रहा है जी तेल। तो तेल यहाँ भी पूरा निकाला जाता है। सस्कैचुअन में आ चुके हैं हम, तो यहाँ भी तेल निकलता है जी। आप सभी का वेलकम है सदर्न कनाडा के सबसे ठंडे शहर सस्काटून में। यहाँ बहुत ठंड पड़ती है यार। अक्सर लोग कहते हैं कि विनीपेग में ठंड ज़्यादा पड़ती है, लेकिन मैं कहता हूँ कि यहाँ पे ठंड ज़्यादा पड़ती है। यहाँ हर साल टेम्परेचर -45 से नीचे चला जाता है, और विनीपेग में -40 गया इस बार, यहाँ -48 था। तो आप अंदाज़ा लगा लीजिए कितनी ठंड ज़्यादा है यहाँ पे। तो अभी मैं डिलीवरी लोकेशन ढूंढने की कोशिश कर रहा हूँ कि डिलीवरी मैंने करनी कहाँ है। तो मुझे लगता है यहाँ है, यहाँ करनी है मैंने डिलीवरी। तो देखते हैं, यहाँ जाते हैं, पूछते हैं इनसे कहाँ करनी है जी। तो जी डॉक पे ट्रक बैक लगा दिया है हमने यहाँ पे, 8 नंबर डॉक। देखते हैं कितना टाइम लगाते हैं हमें अनलोडिंग के लिए। तब तक मेरी सलाह ये बन रही है कि मैं लंच कर लूँ। रोटी तो ख़त्म है मेरे पास, लेकिन सब्ज़ी बड़ी है, तो चावल बनाने की कोशिश करूँगा। चावल बना लेते हैं, फिर खा लेते हैं। रात को कहीं बाहर से खा लेंगे, ऐसे कर लेंगे, या फिर सोचते हैं क्या करना है, दिमाग लड़ाते हैं। वैसे रात को चावल बना लेंगे, चलो ऐसे करते हैं जी। अब खाते हैं बाहर से, फिर रात को बना लेंगे चावल। कल सुबह तो हम घर पे पहुंच ही जाएंगे। तो जी डिलीवरी गई है हमारी हो। अब बढ़ रहे हैं हम विनीपेग की तरफ। पहले तेल डलवाता हूं मैं, यहाँ पेट्रो पास है, तो तेल डलवा के यहाँ से फिर आगे बढ़ूँगा मैं।
तो विनीपेग का सफ़र यहाँ से है 840 किलोमीटर। तो कल सुबह पहुँचेंगे, बाकी देखते हैं, कोशिश करते हैं आज रात को जितनी नज़दीक पहुँच सकते हैं उतनी नज़दीक तो पहुँचें। तेल डलवा कर ट्रक यहाँ खड़ा दिया। ठंड बहुत है यार, -18 है यहाँ पे। तो A&W खाने का मन हो गया जी, मूड चेंज हो गया। मैंने शेक तो बनाया यार, शेक से मतलब भूख सी नहीं मरी मेरी। तो अब रेस्टोरेंट आए हैं तो खाते हैं यहाँ पे A&W। अरे यार ये डोर तो बंद पड़ा है, खुला नहीं है क्या? लिख तो रखा है डोर लेकिन खुला नहीं है। तो जी दूसरी तरफ जाना पड़ेगा सिर्फ बर्गर लेने के लिए। भागो भागो भागो, यहाँ से भागो। भाई एक चीज़ तो है, यहाँ इंडियंस ने अपनी अलग क्लास बना रखी है। ये ना मसाला वेजी बर्गर आया एक A&W रेस्टोरेंट में। तो पहले यहाँ पे वीगन बर्गर मिलता था लेकिन वेजी बर्गर नहीं था। वीगन और वेजी में फ़र्क ये होता है कि वीगन प्लांट बेस्ड होता है, वेजी होता है जो सब्जियों से बने, इसमें डेयरी का प्रोडक्ट भी डाला जा सकता है। तो ये वाला बर्गर बहुत बढ़िया लगा मुझे, इसके साथ फ्राइज़। ये आज का हमारा लंच है। हम आ चुके हैं दूसरे ठंडे शहर जो कि रजाइना है, सस्कैचुअन प्रोविंस का। सस्कैचुअन प्रोविंस में 2 शहर आते हैं, एक सस्काटून एक रजाइना। सस्काटून ज़्यादा ठंडा है, रजाइना थोड़ा सा उससे कम ठंडा है। और विनीपेग मैनीटोबा का शहर है तो वो थोड़ा सा कम ठंडा है रजाइना से। लेकिन सस्काटून रजाइना में ठंड बहुत पड़ती है। रजाइना में एक रिफाइनरी है तेल की, तो यहाँ तेल रिफ़ाइन किया जाता है लेकिन छोटे लेवल का किया जाता है। मुझे लगता है कि वेजिटेबल ऑयल वगैरह की रिफ़ाइनरी है, वो इतनी बड़ी डीजल और पेट्रोल की रिफ़ाइनरी नहीं है। लेकिन आप सभी ने आजकल न्यूज़ सुनी होगी इंडिया में, जब मैं वीडियो ये बन रही है आज के टाइम पे, तारीख आज मुझे पता नहीं कितनी है, शायद 2-3 मार्च होगी। तो तेल के रेट बढ़ चुके हैं इंटरनेशनल मार्केट में। और इंडिया बहुत जल्दी इस चीज़ का इफ़ेक्ट भी देखने वाला है क्योंकि जो जंग चल रही है US और ईरान की। बातों बातों में एग्ज़िट निकल गया था मेरा, अभी मिला है रास्ता एक जाने के लिए, तो जाते हैं दोबारा से उसी रास्ते के ऊपर दोबारा। गलती हो गई थी हमारे से, गलती। अगर मैं ऐसे एग्ज़िट किसी न्यूयॉर्क जैसे शहर में या शिकागो में मिस कर जाता ना, तो मुझे 6-7 किलोमीटर का गेट पड़ जाना था। और ऊपर से ऐसा भी नहीं पता कि जो अगला एग्ज़िट होगा वो ट्रक रूट है भी या नहीं भी है, तो बहुत दिक्कत आ जाती है अगर किसी बड़े शहर में आप एग्ज़िट मिस कर जाओ। ये तो शहर ही बहुत छोटा सा है। शाम के बज चुके हैं तकरीबन 7। कंपनी का अभी फ़ोन आया था मुझे, कंपनी पूछ रही है कि आपने नेक्स्ट लोड उठाना है, आपका लोड जो नेक्स्ट होगा वो पोर्टेज से होगा। तो पोर्टेज जब हम विनीपेग जाते हैं ना रजाइना से, तो 1 घंटा पहले आता है। तो मैं सोच रहा हूँ कि कल सुबह मैं उठा ही लूँगा क्योंकि वैसे भी मुझे कल सुबह ही पहुँचना है घर पे, और 1 घंटा लोड उठाने के लिए लगेगा, ज़्यादा टाइम नहीं लेते वो लोड करने के लिए। तो अच्छी बात है, कंपनी ने मुझे अभी पूछ लिया, स्मार्ट थिंग है ये, और मेरा टाइम बहुत बचाएगी। फ्राइडे को मैं सीधा बॉर्डर की तरफ निकल जाऊँगा आराम से, और उम्मीद करता हूँ टेक्सास का ट्रिप हो। वैसे कह तो रही थी वो, कह रही यहाँ तो टेक्सास होगा यहाँ फ्लोरिडा होगा, दोनों में से एक ही होगा। तो टेक्सास का होगा तो ज़्यादा बढ़िया है क्योंकि फ्लोरिडा का माहौल मुझे अच्छा नहीं लग रहा है अभी के लिए। फ्लोरिडा वेदर ठीक नहीं है, ड्राई सा वेदर होता है अभी के लिए। वहाँ जून जुलाई में बढ़िया मौसम होता है फ्लोरिडा में। चलो कोई बात नहीं, तो देखते हैं कहाँ का होगा, सुबह पता लग जाएगा। सुबह का बज रहे हैं 7 और वेदर देख सकते हो आप, इतना बेकार वेदर है, देखने में भी दिक्कत आ रही है आगे क्या चल रहा है क्या नहीं। ज़्यादा दूर तक नहीं देख सकते इस वेदर में। अभी तो फिर भी ठीक है, पीछे तो काफ़ी ज़्यादा बुरा हाल था, तो कैमरा निकाल के रिकॉर्ड भी नहीं कर सकते थे वहाँ पे। तो जी ठंड में से निकलते हुए सुबह लोड करवा लिया था मैंने। लोड जल्दी हो गया था तो ब्लॉग बनाने का भी टाइम नहीं लगा मुझे। तो अभी यार्ड में आया हूँ, ट्रक ट्रेलर यहाँ ड्रॉप कर दिया देखो। तो मेरा हिसाब ये है कि यहाँ लाइनों में ट्रक ट्रेलर लगता है, हमारा ट्रेलर हुक ही रहता है। ये पक्का परमानेंट ट्रेलर है मेरे पास, यही पक्का रहेगा। तो टेम्परेचर मैंने रीफर का सेट कर दिया है, -10 के ऊपर स्टार्ट स्टॉप पे है। तो ये हिसाब है। अब भुआ का लड़का आ गया टूटी हुई गाड़ी में लेके, ये क्या कर रखा गाड़ी का तो देखते हैं क्या किया इसने। बता रहा था मुझे पहले, तो मुझे उम्मीद नहीं थी कि इतना बुरा हाल होगा। तो जी चलते हैं घर की तरफ, पहले सामान रख लेते हैं, आपको बताता हूँ स्टोरी इसकी क्या है बाद में। रात के बज चुके हैं जी 8, तो घर पर अभी पहुँचे हैं।
ये गाड़ी यहाँ खड़ी है जी। तो इसकी स्टोरी रह गई थी बताने के लिए, तो मैं काम में बिजी हुआ। मैंने अपना टैक्स फाइल करना था जो 2025 का, तो वो टैक्स फाइल करके आया हूँ, इसीलिए टाइम लग गया इतना। तो जी ये गाड़ी का पता क्या हुआ था, चलते चलते रास्ते में हाईवे के ऊपर इसकी हुड खुल गई अपने आप। तो विंडशील्ड पे बजी, विंडशील्ड में भी क्रैक आया है छोटा सा, तो इतना बड़ा क्रैक नहीं है, लेकिन चलते चलते की हुड खुल गई। तो अब एक साइड से ये बिंगी है, मतलब इसकी फ्रंट तो भाई गिर ही गया था रास्ते में, निकल ही गया था रास्ते में, तो वहाँ रख रखा है, मतलब दिखाता हूँ मैं, दिखाई देता हूँ आपको। तो ये पड़ा इसका फ्रंट ग्रिल है, जो फ्रंट ग्रिल है ना, ये पड़ी है इसकी। तो जी तो मैं तेज कह रहा अब क्या इशू है, अब एक साइड लॉक हो चुकी है इसकी, एक साइड फ्लश है अच्छे से, लेकिन एक साइड आगे से उठी हुई है। अगर गाड़ी अब भी ज़्यादा भगाएंगे ना, ये गैप देखो, ये दिख रहा है ना गैप, तो गाड़ी अगर ज़्यादा भगाएंगे तो दोबारा से फिर खुल जाएगी हुड। तो गाड़ी ज़्यादा भगा नहीं रहे हैं, बड़े हाईवे के ऊपर लेके नहीं जा रहे हैं हम। तो ये हिसाब था जी इस गाड़ी का। तो जी मैं भी घर पे आ चुका हूँ, ठंड काफ़ी ज़्यादा है, -28 डिग्री टेम्परेचर है, हवा चलने के कारण ठंड ज़्यादा बढ़ चुकी है। तो आप मुझे इजाज़त दीजिए, मैं 10 दिनों के बाद घर पे आया हूँ। इसी के साथ आप मुझे इजाज़त दीजिए जाने की, और मुझे होप करता हूँ आपको ये ब्लॉग अच्छा लगा होगा, और मिलते हैं आपको अगले ब्लॉग में। धन्यवाद जी।